चलें स्टार्ट करते हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ढंग से सुनना, दिस इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। शुरू में ही मैंने डिफाइन कर दिया था कि हमारे पास दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग को जो टैक्सेस स्टडी करनी है उसमें पहला है, सुनना ढंग से, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी and the last one is service tax। अगर देखा जाए तो वैट जो होता है वो सेल पर होता है और ये इंट्रा स्टेट सेल पर होता है। किस सेल पर होता है? यानी एक ही स्टेट से में सामान खरीदो और बेचो। लेकिन ये सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स सेल पर होता है, लेकिन इंटर स्टेट सेल पर होता है। एक स्टेट से सामान खरीदो दूसरे में बेचो, यानी दो स्टेट के बीच का ट्रांजैक्शन। एक्साइज ड्यूटी गुड्स पर होती है, चलो, लेकिन मैन्युफैक्चर पर या प्रोडक्शन पर चार्ज की जाती है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन पर चार्ज किया जाता है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर चार्ज किया जाता है। डिटेल में हम ऑलरेडी इसकी स्टडी पहले भी एक्साइज वगैरह में कर चुके हैं। यहाँ डायरेक्ट टैक्स का जब हम फर्स्ट लेक्चर लेते हैं तो उसमें भी अच्छी तरह से डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है? सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज, अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल लेवल के टैक्स हैं, बोलो ना, और ये स्टेट लेवल का है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज योर सर्विस पर लगने वाला टैक्स, सर्विस टैक्स। अगर मैं ये बोलूं कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है और उसका एक अपना एक्ट है, कानून है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। वैट के लिए हर स्टेट का अपना एक कानून है, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स। तो स्टेट में दिल्ली हो सकता है, यूपी हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, जो। सीएसटी में अपना एक एक्ट है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। एक्साइज ड्यूटी में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1944, ड्यूटी एक्ट 1944। कस्टम ड्यूटी में अपना एक एक्ट है, कस्टम्स एक्ट। लेकिन सर्विस टैक्स का कोई एक्ट नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमेशा याद रखना, सर्विस टैक्स का कोई एक्ट नहीं है, यानी उसका कोई माई बाप नहीं है। बात समझ में आई? तो हम लोग जो टैक्स की अब बात करने जा रहे हैं दैट इज योर सर्विस टैक्स। दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठा लो, हम लोग किसी एक्ट की बात नहीं करने जा रहे हैं। तो सर कानून कैसे बना? क्योंकि जब हम लोग इसको अंदर देखेंगे ना, वी विल फाइंड देयर आर सो मेनी सेक्शंस इन दैट, एंड इफ द सेक्शंस आर देयर इट मीन्स देयर मस्ट बी एन एक्ट। हु हैंडल्स दिस वन एक्ट? एक एक्ट होगा जो इस तरह की एक्टिविटीज को हैंडल करेगा, और वो है हमारा फाइनेंस एक्ट 1994। कौन सा? क्यों सर इसका अपना एक्ट क्यों नहीं है, और फाइनेंस एक्ट क्या होता है ये हमें नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? बताते हैं। हर साल तुम लोगों ने देखा होगा कि 28 फरवरी को आम बजट पेश होता है, बजट रखा जाता है, पब्लिक बजट होता है। अरुण जेटली जी दिए थे लास्ट टाइम आम बजट इनकम टैक्स में, लोगों की निगाह रहती है उसमें।
नाम तो अभी अभी जो फाइनेंस एक्ट आया था उसको हम लोग नाम देते हैं फाइनेंस एक्ट 2000, और नाम हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं। बजट वो होता है जो पास्ट होता है, बजट वो होता है जो, इतनी मार खाओगे तुम लोग, जो बोल लो सही है। क्या करते हो तुम लोग भाई, ध्यान कहाँ है तुम लोग का? मतलब बोले बजट वो होता है जो पास्ट होता है। हाँ, ये तो हमें आज तक नहीं मालूम था, ये आज पता चला। थोड़ा दिमाग खोल कर रखो। बजट वो होता है जो फ्यूचर के लिए होता है, और कब ये पेश किया जाता है? 28 फरवरी 2016 को पेश हुआ था। और बजट का मतलब फ्यूचर, यानी फ्यूचर की डेट से इफेक्टिव होगा। आखिर ये फरवरी में आया था इसलिए क्योंकि आप 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जो भी काम करेंगे इस कानून के मुताबिक करेंगे, इन प्रोविजंस को ध्यान में रखकर करेंगे। मेरी बात फिर समझना। Whatever the activities will be done by you during the previous year 16-17, all those activity or compliances must be done in accordance with the Finance Act 2016. Whatever the amendments are there, means this Finance Act tells you the amendments. जो भी आपका एक एक्ट है, जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन अब जो पढ़ोगे इन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रख करके पढ़ोगे। अब तक हम पढ़ते थे सर्विस टैक्स का रेट सर 12.36 होता है, लेकिन फाइनेंस एक्ट बताएगा ना अब ये 15% होगा इस दिन से, 14.5% होगा इस दिन से। वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रेट कहाँ से चेंज हुआ? इस फाइनेंस एक्ट से। कंसेप्ट वही है, कहानी वही है। कुछ नए प्रोविजन लाए जाते हैं और कुछ पुराने हटा दिए जाते हैं, कुछ को मॉडिफाई या अमेंडमेंट किया जाता है। वो किसके थ्रू होता है? फाइनेंस एक्ट। तो सर फाइनेंस एक्ट में हम लोग केवल सर्विस टैक्स को देखते हैं ना, फाइनेंस एक्ट में हम केवल सर्विस टैक्स को नहीं देखते। सर हमें भी तो बताइए बजट कैसा होता है। बजट ऐसा होता है, ये है फाइनेंस एक्ट 2016, लिखा है ना बजट 2016। ये 28 फरवरी को रिलीज हुआ था। पार्लियामेंट में इन्होंने पूरी कहानी पढ़ी थी, देखा होगा तुम लोगों ने। ये यही है, ये एप्लीकेबल होगा। और इसमें केवल इनकम टैक्स नहीं है, ये कंप्लीट रेवेन्यू के बारे में है, आना और जाना। बेसिकली हम जो पढ़ाई करते हैं वो आने के लिए पढ़ते हैं, रेवेन्यूज के लिए। कौन कौन से रेवेन्यू? सर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में, सर CST, सर वैट वो स्टेट लेवल का होता है, ये सेंट्रल लेवल का नहीं है। इसमें CST, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स के प्रोविजन निकल करके उसकी किताब में जाकर ऐड हो जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। इसमें है इनकम टैक्स, शुरू में ये इनकम टैक्स है। सर्विस टैक्स के प्रोविजन निकल करके, गड़बड़ हो गई, एक्ट तो है ही नहीं, छोड़ देते हैं। CST के प्रोविजन निकल करके CST में, कस्टम के प्रोविजन निकल करके कस्टम्स एक्ट में, एक्साइज के प्रोविजन निकल करके एक्साइज में, अनेक्सर्स में जो चेंजेस होते हैं शेड्यूल्स में वो सब आ जाते हैं। अब बचा हमारा सर्विस टैक्स, उसका तो कोई एक्ट नहीं है। ये पूरा बजट है जिसमें हर चीज़ शामिल है। क्या है शामिल? हर चीज़ शामिल है। और ये इफेक्टिवली एप्लीकेबल होता है नॉर्मल केस में, नहीं तो अदरवाइज कोई डेट ना दी हो तो हम मान लेते हैं 1 अप्रैल 2016 से 31/3/2017 तक हम जो कमाएंगे, हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन इस फाइनेंस एक्ट में दिए हुए रेट्स से चलेंगे, डेट्स के हिसाब से चलेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, तो इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? और नॉर्मली तुम लोगों ने असेसमेंट ईयर बोलना सीखा होगा। अब बात समझ में आई? तो प्रीवियस ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18। हम लोग को जो स्टडी करनी है वो असेसमेंट ईयर 17-18। यानी हम लोग किस फाइनेंस एक्ट को बेस लेकर के चलेंगे? फाइनेंस एक्ट 2016, फिर 17 कितने आ गया? यही तो तुम्हारा 17-18 में एप्लीकेबल है। ये कमाओगे और इस पर टैक्स दोगे। कमाए हुए पर टैक्स कब दोगे? 17-18 में। यानी असेसमेंट ईयर 17-18 के ऊपर प्रीवियस ईयर कौन सा लगता है? 16-17। और 16-17 के लिए फाइनेंस एक्ट कौन है? फाइनेंस एक्ट 2016। अब समझ में आया क्या होता है? क्या होता है ये समझ में आया? कैसे एप्लीकेबल होते हैं? प्रॉब्लम हम कहाँ पर सर? वहीं पर फंस गए जहाँ पर हम थे। चूंकि कोई इसका एक्ट नहीं बना था
शुरू में गवर्नमेंट बहुत टेंशन में थी, कंफ्यूजन की स्टेटस में थी गवर्नमेंट। किस में थी? लॉन्च करें या ना करें सर्विस टैक्स। सोचो, सर्विस पर टैक्स, सर्विस पर द टैक्स इज टू बी चार्ज ऑन सर्विसेज, मीन्स द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन। हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, कैन यू वैल्यू दैट द अमाउंट ऑफ दैट सर्विस? इज इट पॉसिबल टू गेट द वैल्यू ऑफ दोज सर्विसेज? यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज वी चार्ज सम फीस फ्रॉम यू। हाँ या ना? अगर हम लोग गुड्स पर टैक्स देते हैं तो सर्विसेज पर क्यों नहीं? अगर सामान खरीदते और बेचते समय टैक्स लगता है तो सर्विस खरीदते और बेचते समय क्यों नहीं? बात समझ में आई? क्या फर्क है गुड्स और सर्विसेज में? गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क है? इसमें मटेरियल रहता है, इसमें ना के बराबर रहता है। इसमें लेबर रहता है, इसमें भी रहता है। इसमें ओवरहेड रहता है, इसमें भी रहता है। फर्क किस चीज का आया? इन तीनों को जोड़ दो तो गुड्स बन गया, इन तीनों को जोड़ दो तो सर्विस, क्योंकि इसमें गुड्स बहुत नॉमिनल वैल्यू का होता है, बहुत। अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विस बट यू आर गोइंग टू बेनिफिटेड विद द हैंडबुक ऑल्सो। लेकिन 10,000 की फीस में 50 रुपए की किताब क्या मायने रखेगी? हाँ या ना? लेकिन अगर तुम मार्केट से किताब लेने जाओ तो सर्विस की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन गुड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दोनों में फ़र्क समझना। तो यहाँ पर गुड्स पर टैक्स लगता था, लेकिन यहाँ पर सर्विस पर टैक्स नहीं लगता था। तो 88-89 में डॉक्टर राजा चेल्लिया थे, डॉक्टर राजा चेल्लिया, जो अब लेट डॉक्टर राजा चेल्लिया है। तो डॉक्टर राजा चेल्लिया ने फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सर्विस टैक्स लाइए, लेकिन बहुत ही डाउटफुल स्टेज थी, वो डाउटफुल स्टेटस में था इंडिया की लॉन्च करें या ना करें। क्योंकि लॉन्च करेंगे तो वी हेट चेंजेस। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, किस पिक्चर का? मोहब्बतें। मोहब्बतें पिक्चर में अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, गुरुकुल चलाता था। क्या बोला? वी हेट चेंजेस, हमें परिवर्तन से नफरत है, बोला था ना। लेकिन परिवर्तन दुनिया का नियम है, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हमारे मनमोहन सिंह साहब, जो उस समय प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे, कुछ भी बोल दो, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो प्राइम मिनिस्टर तो 2003 ऑनवर्ड्स बने ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने भाषण में, उस समय जब उन्होंने भाषण, जो अभी जेटली का कार्यभार है, उस समय कौन संभालता था? उस समय उन्होंने भाषण में कहा था, देयर इज नो एनी साउंड रीजन, देयर इज नो एनी साउंड रीजन टू नॉट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द सर्विसेज लाइक गुड्स। हमारे पास कोई ऐसा साउंड रीजन नहीं है कि हम सर्विसेज पर टैक्स ना लगाएं और गुड्स पर लगाएं। हमें ऐसा रीजन बताओ कि गुड्स पर टैक्स लगना चाहिए और सर्विसेज पर नहीं लगना चाहिए, ऐसा हमें कोई रीजन नहीं मिलता। इट मीन्स वी शुड ट्राई टू लेवी द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज ऑल्सो, एंड बिकॉज दैट वॉज द एक्सपेरिमेंटल फेज, द अमाउंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ टैक्स आर टू बी लेविड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल नया टैक्स, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, रेवेन्यू कितना आएगा, ईच एंड एवरीबडी वॉज कंफ्यूज्ड। But on the basis of experiment, they levied the amount of tax on 3 services. कितनी सर्विसेज पर? 3 सर्विसों पर टैक्स लगाया गया। There were 3 services on which tax was levied first under Finance Act 1994. अब चूंकि 3 सर्विसेज पर टैक्स लगाना था तो एक एक्ट बनाओ। कितनी बुद्धिमानी का काम हो जाता। एक एक्ट बनाओ, 3 सर्विस पर टैक्स लगाएंगे, और वो भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कानून बनाएंगे। ऐसे तो तुम एक्सपेरिमेंट करते रह जाओगे हर चीज़ पर। तो एक्सपेरिमेंट के लिए कोई कानून मत बनाओ, तुम टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता बचा था, एंड दैट वाज द फाइनेंस एक्ट 1994, और सेक्शन 65 और 66 को इंट्रोड्यूस किया गया। बात समझ में आई? आगे पूरे सेक्शन है, 67, 69 सारे सेक्शंस आए, देखेंगे हम लोग वन बाय वन। उस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट में। दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि फाइनेंस एक्ट में जो इनकम टैक्स का हिस्सा होता है कहाँ चला जाता है? इनकम टैक्स में।
जो CST का हिस्सा होता है कहाँ चला जाता है? जो कस्टम का हिस्सा होता है, जो सर्विस जो एक्साइज का हिस्सा होता है, बचा क्या? उसका हिस्सा कहाँ जाए? वो वहीं रह गया जहाँ था, जहाँ इसी किताब से निकला और उसी किताब में चिपका रह गया। उसके लिए कोई अलग से किताब नहीं बनी, सर्विस टैक्स एक्ट नाम से कोई किताब नहीं बनी, और विश्वास मानो आज तक नहीं बनी। कब तक नहीं बनी? फाइनेंस एक्ट 1994 में फर्स्ट टाइम 3 सर्विसेज पर टैक्स लगाया गया था। पहला लगाया गया था स्टॉक ब्रोकर्स पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, दूसरा टेलीफोन की सर्विसेज पर, तीसरा इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज पर। और तीनों देखो गवर्नमेंट ने बहुत सेफ गेम खेला, ऐसा गेम खेला जिसका कोई तोड़ नहीं था। दे डिड द एक्सपेरिमेंट, बट दे डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन दोज थिंग्स इन विच नो कैन अपोज। उनको कोई अपोज नहीं कर सकता था। एक्सपेरिमेंट करते हुए हम थोड़ा सेफ गेम खेलना चाहते हैं। अब बताओ टेलीफोनिक सर्विसेज कौन अपोज करेगा? नहीं, कौन अपोज करेगा? आपको पसंद हो बात करना, ना पसंद हो मत करो, टैक्स नहीं लगेगा। और उसमें बहुत बड़ी बात थी टेलीफोन पर बात करना, ठीक। स्टॉक एक्सचेंज, हर आदमी स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ नहीं है, सेलेक्टिव लोग हैं, और उनके ऊपर टैक्स इंपोज करना, खासकर उन लोग पर जो करोड़पति अरबपति हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा लाइफ इंश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, आपको समझ में आता है तो आप इंश्योरेंस करवाइए, नहीं तो। यानी वो 3 सेलेक्टिव चीजों पर उन्होंने किया, और गवर्नमेंट को इसमें बेतहाशा फायदा मिला। गवर्नमेंट की लालच बढ़ गई, और पहले फाइनेंस एक्ट में चूंकि लॉन्च किया गया था, तो अगले साल फाइनेंस एक्ट 1995 आया, उसमें 4-5 सर्विसेज और जोड़ दी गई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और अब इतना सक्सेसफुल हो गया, चलो 3-4 सर्विसेज और जोड़ देते हैं, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट 1995 आया था, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ वो फाइनेंस एक्ट 1994 के में किया गया। यानी जितने भी अमेंडमेंट होते हैं सर्विस टैक्स में, वो सब जाकर के फाइनेंस एक्ट 1994 में जुड़ जाते हैं। किस में जुड़ जाते हैं? यानी इसमें आया है अमेंडमेंट, सर्विस टैक्स का अमेंडमेंट है, लेकिन इसके लिए चूंकि कोई एक्ट नहीं है, तो वो कहां जाकर के ऐड हो जाएगा? फाइनेंस एक्ट 1994। देखो ये लिखा है सर्विस टैक्स का अमेंडमेंट, लिखा है सर, तुम लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम पढ़कर सुना देते हैं। लिखा है सर्विस टैक्स चैप्टर नंबर 5, और लिखा है इन द फाइनेंस एक्ट 1994। और जब ऊपर पढ़ोगे एक्साइज में जब चेंज आया है, ऊपर लिखा है एक्साइज में चेंज आया है। एक्साइज में लिखा है इन द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, यानी एक्साइज की चीज निकल करके किस एक्ट में चली जाएगी? 1944 में। और सर्विस टैक्स की निकल करके कहां चली जाएगी? फाइनेंस एक्ट 94 में। और चल कौन सा रहा है? ये 2016। अब सोचो आज भी हम लोग उस फाइनेंस एक्ट को पकड़ करके रखे हुए हैं, बाकी सब काम का नहीं है, वो एक पन्ना जो बीच में जोड़ दिया जा रहा है वो आज भी रेलिवेंट है। अब समझे? तो ये जा करके वहां पर अटैच हो जाएगा, यानी ये कहां चला जाएगा? फाइनेंस एक्ट 1994। अब हम जब भी हवाला देंगे तो हम केवल सर्विस टैक्स में एक्ट का हवाला नहीं देंगे। आई विल नेवर टेल इट टू यू सर्विस टैक्स एक्ट, आई विल ऑलवेज टेल फाइनेंस एक्ट 1994। इज इट क्लियर? पक्की बात है, हटा सकते हैं। अब समझ में आया कि हम लोग क्या बातें करने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट की लालच बढ़ती गई, गवर्नमेंट ने और चीज़ों को उसमें जोड़ना शुरू किया। अब बताओ ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल बेसिस थी या नहीं? हाँ, एक्सपेरिमेंट सफल हुआ या फेल कर गया? सफल हो गया। एक है, अच्छा एक बात बताओ, सांप लोग कौन सा घी खाते हैं? सांप लोग कौन सा घी खाते हैं? सपोला। और इंसान सफोला। देखो इधर देखो, पता नहीं क्यों सफोला बना है, उसको जब भी सुनते तो हमें सपोला सुनाई देता है। सपोला खाओ, सपोला। इधर देखो, नहीं समझ पाया? हाँ छोड़ ही देते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट 94 ये समझ में आया। अब उसको हम लोगों ने, सफल हो गया तो उसमें हम लोग आज तक करते चले गए, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ती चली गई। और आज देखो रीजन क्या था सर्विस टैक्स लाने का, जरा एक और लॉजिक बता दें आपको। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सबके यहाँ सर्विस टैक्स है। जानते हो क्यों? नहीं पूछोगे? नहीं क्यों? आखिर ऐसा क्या डेवलप्ड कंट्री में आ जाता है कि सर्विसेज आ जाती है? आदमी हो,
कहो ना हाँ है। देखो सुनो ढंग से, अरे हम वही पूछ रहे, आदमी हो तो कहो ना है, तो उसमें सोच क्या रहे हो इतनी देर? सोचने पर भी लोग टाइम लगा देते हैं। सोचो मत, क्यों मनोरंजन? सुनो ढंग से। एक और रीजन है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स अगर बेसिक में पढ़ा होगा कभी, तो दे आर 3 स्टेजेस। एक होता है प्राइमरी स्टेज, एक और तीसरा टेरिटरी। याद आया? टेरिटोरियल स्टेज याद आया? 3 स्टेज होते हैं और उसमें हम लोग को बताया गया कोई भी देश जब चलता है तो शुरुआत में वो बंदरों वाला हिसाब किताब थोड़ी देर पहले बोला था, मैं उसी तरह बोल रहा हूँ। हम लोग का वो बैकवर्ड एरिया रहता है, हम लोग पूरी तरह एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, हम लोग पूरी तरह जंगलों पर डिपेंड रहते हैं, हाँ या ना? तो वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत फ्लरिश होता है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं होती, वहाँ पे सर्विसेज नहीं होती, वहाँ केवल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं। थोड़ा आदमी तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, इंडस्ट्रीज फ्लरिश होती हैं, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती है। मैंने ये नहीं कहा कि एग्रीकल्चर पीछे होता है, एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन होता है, बढ़ता है पहले के मुकाबले, लेकिन इंडस्ट्री का बहुत तेजी से बूम करता है और एग्रीकल्चर को कहीं पीछे छोड़ देता है, और एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा होता है लेकिन उसका रेशियो बहुत तेजी से एग्रीकल्चर से आगे निकल जाता है। दिस इज योर सेकेंडरी स्टेज। इंडस्ट्री बढ़ गई, एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर दब गया, इंडस्ट्री सबसे ऊपर। अब इनको सपोर्ट सर्विस देने वाले, सपोर्ट करने वाले सर्विस सेक्टर की बारी आती है। इनको सपोर्ट देने वाले सर्विस सेक्टर, वो होता है सर्विस सेक्टर, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और डेवलप्ड कंट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ अपने पीक पर हों, वहाँ पर तो सर्विस सेक्टर बहुत अच्छे लेवल पर होगा। बात समझ में आई? तो वहाँ सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है और जीडीपी का आधा हिस्सा तो वही कवर कर लेता है। तो कहा गया कि हाँ ठीक है, तो सर्विस टैक्स को लगाओ, क्योंकि अगर हम लोग सर्विस टैक्स को नहीं लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान की आधी जीडीपी पर टैक्स नहीं लगेगा और आधी जीडीपी पर टैक्स लगेगा। यानी केवल परचेस सेल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर टैक्स लगाना होगा तो लगेगा, अदरवाइज सर्विस तो छूट जाएगा, जबकि उस पर टैक्स लगना चाहिए। और दूसरा, हम लोग का रोड मैप पहले से ही तैयार होता है, हम लोग तो भटकते रहते हैं। हाँ, सबको मालूम है वी हेट चेंजेस, और डेमोक्रेसी है तो जाहिर सी बात है कुछ आगे या कुछ पीछे काम होता है। वी वेयर वेटिंग फॉर जीएसटी फ्रॉम सो मेनी लास्ट ईयर्स, लेकिन वो अब जाकर के पास हुआ, हाँ या ना? पास हुआ। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था कि जितने भी कस्टम, इसको छोड़ दो, एक्साइज, सीएसटी, वैट और सर्विस टैक्स, इसके अलावा इंटरटेनमेंट टैक्स एंड लोकल टैक्सेज, एडिशनल टैक्सेज, वो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। 10-12 तरीके के और टैक्सेज हैं जो हम मेजर टैक्सेस को जानते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर? गवर्नमेंट का पर्पस था, ये गुड्स पर लगता था सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, और ये सर्विसेज पर है। दोनों पर अलग अलग एक्ट ना हो करके दोनों पर एक एक्ट लगे, यानी जीएसटी आने से आपको बात समझ में आई? नहीं, पक्की बात है, जीएसटी आने से ये सब खत्म हो जाएंगे। केवल आपको पढ़ना पड़ेगा जीएसटी एंड कस्टम। कस्टम चूंकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर होता है, उस पर कस्टम लगेगा और जीएसटी लगेगा। लेकिन चूंकि हम लोग को फाइनेंस एक्ट 2016 की स्टडी करनी है, तो हमको जीएसटी अभी किनारे करना है। इज इट क्लियर? आगे चले। दो तरह के अप्रोचेज यूज़ किए जाते हैं किसी भी टैक्स को किसी भी कंट्री में लाने के लिए। दो तरह के अप्रोचेज है, किसी भी टैक्स को इम्पोज अगर करना है, चाहे सेंट्रल लेवल, चाहे स्टेट लेवल, चाहे लोकल लेवल पर, दो तरह के तरीके हो सकते हैं। पहला होता है सेलेक्टिव अप्रोच, चुन करके बदला लेना, और दूसरा होता है कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच, सब पर टैक्स लगा डालो, लाइन से सब पर टैक्स लगा दो। तो बताओ हिंदुस्तान में क्या स्टार्ट हुआ था, सेलेक्टिव या कॉम्प्रहेंसिव? सेलेक्टिव। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक्सपेरिमेंटल फेज था और धीरे धीरे हम लोग सर्विसेज को हर साल जोड़ते थे और 116-117 सर्विसेज पर टैक्स लग चुका था। गवर्नमेंट को समझ में आ गया अब तो हर कोई टैक्स दे ही रहा है, अच्छा खासा आ ही रहा है, चलो एक काम करते हैं, सबको हटा डालो और कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच पर आ जाओ, सेलेक्टिव अप्रोच को किनारे करो। अब सेलेक्टिव नहीं रहेगा, अब बोला गया सारी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। अब वो नहीं कि 116 सर्विसेज हैं
सीए साहब की टैक्सेबल है और सीए साहब की सर्विसेज जो टैक्सेबल होगी उसमें सर्विस का मतलब ये होगा और सर्विस का मतलब ये नहीं होगा। जो सीएम में है उनकी सर्विस का मतलब ये होगा, सर्विस का मतलब ये नहीं होगा। पहले हम लोग को कुछ ऐसे ही पढ़ना पड़ता था, हर एक सर्विस के बारे में डेफिनेशन पढ़नी पड़ती थी, हर एक सर्विस का एक्सक्लूजन और इंक्लूजन पढ़ना पड़ता था, तो बहुत टेंशन का भी सब्जेक्ट था। 116 के लिए 116 बार पढ़ो डेफिनेशन, 116 बार पढ़ो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, तो टेंशन थी। हटाया गया, कहा गया अब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सब पर टैक्स लगेगा एक ही बार में, सब पर टैक्स लगेगा एक ही बार में, यानी कि अब सारी सर्विसेज आर टैक्सेबल, ऑल द सर्विसेज आर टैक्सेबल। हाँ, सरकार को जिन जिन सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगाना है, रिलीज द निगेटिव लिस्ट फॉर दैट, रिलीज द निगेटिव लिस्ट फॉर दैट। यानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, दिमाग में रख लो सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, दिमाग में रख लो सारी सर्विसेज टैक्सेबल है, हाँ लेकिन निगेटिव लिस्ट पढ़ लेना, इन सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगता। यानी हमको निगेटिव लिस्ट को स्टडी करना पड़ेगा और ये बहुत मेजर पार्ट होता है हमारी सर्विस टैक्स का। क्लियर है? तो हम लोगों को क्या देखना है, सर्विस। जो हमारा फाइनेंस एक्ट 94 था, यहाँ जहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्टिव अप्रोच दे रखा था, वहाँ पर सर्विसेज को डिफाइन नहीं किया गया था, कॉज ईच एंड एवरी सर्विस वॉज स्पेसिफिकली डिजाइंड अंडर ईच एंड एवरी हेड। सीए का मतलब क्या, सीए की सर्विसेज क्या, क्या शामिल है क्या नहीं शामिल है, इस तरह से डिफाइन किया जाता था, तो बड़ा टेंशन होता था। लेकिन अब चूंकि सबको टैक्स लगा दिया गया तो सीधे बताया गया सर्विस का मतलब आप समझोगे क्या। instead of trying to define each and everything in detail, try to define the service, that's it। उसमें सारी डेफिनेशन आ जाएंगी, हर चीज आ जाएगी। डेफिनेशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक शामिल हो। अब जरा देखते हैं क्या शामिल होता है सर्विस का मतलब क्या। सर्विस मीन्स, और ये फर्स्ट टाइम है जब सेलेक्टिव अप्रोच हटा है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आया है, तो उसके बाद अब हम लोग को कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में all services are taxable except mentioned in negative list। सुनना इधर, अब सर्विस को डिफाइन किया गया, क्या किया गया, सर्विस डिफाइंड। पहली बार जब तक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं था तब तक सर्विस कहीं डिफाइंड नहीं था, नोवेयर अंडर द सर्विस टैक्स इट वाज डिफाइंड अंडर द फाइनेंस एक्ट 1994। सर्विस की मीनिंग ही डिफाइन नहीं की गई थी। क्लियर? अब सर्विस को डिफाइन किया गया, क्या बोला गया, सर्विस मीन्स, ढंग से सुनना मेरी बात, सर्विस मीन्स any activity for consideration, any activity for consideration carried out by one person to another and includes declared services। अब सुन लो इधर, this is the definition which is given। आगे चलें तो अच्छी बात है। does not include या shall not include। सुन लो इधर, हम बाद में बात करेंगे shall not include की, हम पहले आपको ये 3 लाइनें समझा दें, और इन 3 लाइनों को समझाने में हम लोग की आज की क्लास तो गई, ठीक है ना, ढंग से सुनना। सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। एक्टिविटी मीन्स व्हाट, हमको सर ये समझा दीजिए, सर हमको ये भी समझा दीजिए, सर हमको ये पर्सन समझा दीजिए, उसके बाद आप हमें तो समझाएंगे ही डिक्लेयर्ड सर्विसेज क्या होती है। डिक्लेयर्ड सर्विसेज का मतलब वो सर्विसेज
अगर हम इनको यहां शामिल नहीं करते तो शायद तुम लोग ये प्ली ले लेते कि ये सर्विस तो है ही नहीं, ये सर्विस तो है ही नहीं और तुम लोग टैक्स नहीं देते, और गवर्नमेंट कहती ना बाबा ना, ये शामिल है और ये डिक्लेयर्ड सर्विस में आएंगे। इज इट क्लियर? Even though this doesn't fulfill the definition, but also it will cover under the definition of service. That's why it is known as declared service. Is it clear? Service को define किया गया any activity. Activity nowhere the word defined under the Finance Act. Service tax में या Finance Act 1994 में हम लोगों को पूरी तरह कहीं पर भी एक्टिविटी को डिफाइन नहीं किया गया। तो जनरल कोनोटेशन में हम लोग सर्विस एक्टिविटीज को डिफाइन करेंगे जनरल सेंस में। एनी एक्ट डन, वर्क डन, डीड डन, एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्विसेज, प्रोविजंस ऑफ द फैसिलिटीज, ये माना जाता है हमारा एक्टिविटी। मैं फिर से बोलूं, एक्ट डन, वर्क डन, डीड डन, प्रोविजंस ऑफ द फैसिलिटी और एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? पक्की बात है। इसे कहते हैं हम लोग एक्टिविटी, इसे कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी को डिफाइन कर दिया गया जनरल कॉर्नोटेशन में, यानी एक्टिविटी का मतलब कोई भी काम करो, कोई वर्क करो, कोई डीड करो, कोई एक्ट करो, कोई फैसिलिटी दो किसी को, ये सारी की सारी चीजें सर्विसेज एक्टिविटीज हैं। सॉरी, ये सारी की सारी चीजें एक्टिविटीज हैं। और ये एक्टिविटी अगर कर रहे हो आप तो कंसिडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए, फोकट में ना हो। अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, सर्विस टैक्स, इफ आई एम गिविंग यू ऑल द सर्विसेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इज इट क्लियर? बट इफ आई एम गोइंग टू चार्ज, देन द सर्विस टैक्स विल बी इम्पोज्ड। सर्विस टैक्स लगेगा। सर्विस टैक्स कब लगेगा? नहीं, अब आता है सर कब लगेगा सर्विस टैक्स? कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो फीस हमसे एडवांस में ले ली। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो कुछ फीस दी, अभी आधी फीस देनी बाकी है, पढ़ तो हम इसी बैच में रहें। और कुछ कहेंगे कुछ ने हमने तो दी नहीं है, वो कुछ दिन बाद देंगे। देखो, तीनों तरह के बच्चे हैं। तो हमारे ऊपर क्या सर्विस टैक्स लग गया या नहीं? और लगा तो किन बच्चों के ऊपर लगा? जिन्होंने पूरा एडवांस दे दिया, पढ़ेंगे अभी 6 महीना। जिन्होंने आधा दिया, आधा लेना बाकी है, तो पूरे पर लगेगा या आधे पर लगेगा? कंफ्यूजन इज देयर। और तीसरा, जिनको अभी देना बाकी है, कुछ नहीं दिया और पिछले 10 दिन से पढ़ रहे हैं, 15 दिन से पढ़ रहे हैं, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से पढ़ रहे हैं, आधा कोर्स हो गया, भगवान जाने। तो क्या हम उन सब पर सर्विस टैक्स लगा दें? अगेन द प्रॉब्लम इज देयर। तो कहा गया सर्विस टैक्स विल बी इम्पोज्ड और द टैक्सेबल इवेंट ऑफ द सर्विसेज आर व्हेन services are provided or services are provided or services are provided or agreed to be provided। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जोड़ा गया है। अभी हम चार्जिंग सेक्शन में इस चीज को बताएंगे आपको, अभी मैं बता नहीं रहा हूं कुछ भी। चार्जिंग सेक्शन आएगा तो मैं 3 लाइन पढ़ दूंगा, तुम लोग कहोगे हाँ सर समझ में आ गया। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। इन बोथ ऑफ दीज टू सिचुएशंस द सर्विस टैक्स विल बी इम्पोज्ड। लेकिन उसको लायबिलिटी को पे कब करना है? लायबिलिटी को पे कब करें? सर्विस टैक्स तो उस समय लग गया जब सर्विस हम दे चुके हैं। पैसा लिया या नहीं लिया डजंट मीन एट ऑल। मैंने कहीं पर पैसे कलेक्शन की बात नहीं की। मुझे तुमसे फीस मिली नहीं मिली, इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं। सोचो, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। लेकिन उस लायबिलिटी का सेटलमेंट या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कब होगा, उसके लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011 हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीओटी रूल्स 2011, व्हेन द लायबिलिटी इज टू बी सेटल्ड। लायबिलिटी कब सेटल्ड होगी, कैसे सेटल्ड होगी, हमको कब देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011 में। इज इट क्लियर? पक्की बात है। लेकिन हाँ, टैक्स तो लेविड हो गया। टैक्सेबल इवेंट तो है व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, वेदर आई गॉट द अमाउंट ऑफ दोज सर्विसेज और नॉट। सेकेंड, वेयर द सर्विसेज आर एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ अस। As and when the contract is done, service tax is imposed.
अब बात समझ में आई? अरे बोलना। और कितनी खतरनाक बात है और गलत बात है, लेकिन इसको आगे सुधारा गया है पीओटी रूल्स में, रिफंड में आया है, आ गया, आगेगा। क्योंकि कोई भी टैक्स इसलिए नहीं लगाया जाता किसी को परेशान करने के लिए, कन्वीनियंसी के लिए लगाया जाता है। ना गवर्नमेंट को कोई दिक्कत हो, ना देने वाले को दिक्कत हो। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट का ये इंटेंशन ही ज़्यादा से ज़्यादा वसूलो। अरे हम उनके वो मेरे माई बाप हैं, हम उनके बच्चे हैं, ऐसे कैसे लूटोगे पैसा? बात समझ में आई? कहने का मतलब हुआ सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। फ्री में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अगर फ्री में सर्विसेज हैं तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानते। पॉकेट मनी घर से लेते हो, कौन सा सर्विस देते हो? बिना किसी एक्टिविटी के है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, तुम जा कहाँ रहे हो? अरे पूछ रहे हैं, माँ बाप पूछते हैं ना बच्चों से। हाँ करो, कोई नहीं, कहाँ डरने की क्या बात थी? उसको बेचारा थोड़ा डर गया तो पूछते हैं वो दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, कुछ है जेब में 100-200 रुपया है तो ये लो रखो, पॉकेट मनी है। नहीं है, ये पॉकेट मनी है। क्या सरकार तुमसे पॉकेट मनी पर टैक्स लेगी? तुमने डोनेशन दिया विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन। डोनर को तुम डोनर हो और सामने वाला डोनी है। धोनी नहीं है, डोनी है। तो उसको तुमने कुछ दिया पैसा, 5 लाख रुपया रखो और रिसर्च करना। वो ये नहीं पूछेगा किस चीज़ पर। हाँ हाँ करेंगे रिसर्च, तुम लाओ तो सही, नहीं करते होंगे तो भी कर डालेंगे। वो ले लेगा 5 लाख। और देखो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के तुमने दिया। क्या यहाँ कुछ एक्टिविटी की एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं है। वो क्या करता है क्या नहीं वो रिसर्च करेगा, हाँ या ना? लेकिन मैं कहता हूँ उसको कि रिसर्च करो, मेरे लिए करो, वो सर्विसेज हो गई, वो सर्विसेज हो गई। वहाँ किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट में कंसीडरेशन दिया गया है। किसके अगेंस्ट में? एक्टिविटी के अगेंस्ट में कंसीडरेशन दिया गया। समझ में आई बात? तो जहाँ एक्टिविटी हो और उसका कंसीडरेशन हो, सर्विस टैक्स लगेगा। एक्टिविटी हो, कंसीडरेशन हो, उसके अगेंस्ट सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैरिड आउट बाय अ पर्सन टू अनदर। कोई एक बंदा अपने आप को सर्विस दे सकता है? दे सकता है। खाना बना करके खा सकता है, क्यों नहीं सर्विस दे सकता? लेकिन वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। होटल में वही शेफ बना करके या वेटर ले आता है, सर्विसेज देता है तो टैक्स लग जाएगा। हम घर पे आलू प्याज टमाटर मटर ले आए, सब्जी बनाए, खा गए, सर्विस भी की, खुद ही परोसा, खुद ही खाया और मैन्युफैक्चर भी किया। बात समझे? तो वहां पर टैक्स नहीं लगा। अ पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो अपने आप को सर्विसेज नहीं दे सकता। सर्विस देने के लिए 2 बंदों का होना जरूरी है, एक सर्विस रिसीवर और एक सर्विस प्रोवाइडर। यानी 2 लोग होने चाहिए, एक सर्विस रिसीवर और एक सर्विस प्रोवाइडर। 2 लोग होंगे, यानी 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। अ पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बट यस देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन. The first one, the one of them is called service provider and the second one is called out of them is service receiver. Is it clear? तो एक सर्विस प्रोवाइडर, I am the service provider and you are right now you are the service receiver. Is it clear? हाँ या ना? हम अपने आप को पढ़ाएंगे और बोलो तो वो नहीं हो सकता। समझ में आई बात? एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विसेज। बाद में देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेयर्ड सर्विसेज, पूरा इस पर टॉपिक चलेगा। फिलहाल ये समझ में आया, एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन carried out by one person to another and include service and declared services. Definition बता सकते हो? कितने लोग बता सकते हैं तुम लोगों से? कितने लोग बता सकते हैं? हाँ बोलो। नहीं मैं, हाँ बोलो। Any person? Any individual? नहीं बता दो, तुम ही बता दो। हाँ बोलो बाबू, तुम बताओ, मोहित बताओ। बस ठीक। एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन
carried out by a person to another and includes but shall not include, मैंने लिखा है नीचे, क्या नाम है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? सच सच बताना, पाप लगेगा हमको थोड़ी लगेगा, जो गलत बोलेगा झूठ बोले। हमें नहीं मालूम था कौवा भी काटता है तुम्हें काटता होगा, हमें तो नहीं मालूम था, ये तो नया नॉलेज है। बट शैल नॉट इंक्लूड, ढंग से सुनना, सर्विस प्रोवाइड करना। मैंने तुमको ये पेन बेची, सर्विस दी या नहीं दी? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मैंने ये पेन बेचा, सर्विस इसमें शामिल है या नहीं? बिना सर्विस के तो ये सब काम सामान तुम्हारे तक पहुंच भी नहीं सकता। अगर आप होटल में खाना खाने जाते हो तो क्या बिना सर्विस, सेल्फ सर्विस का भी होता है और वेटर भी लाता है, सर्विसेज है ना वहां पर, हर एक सामान में सर्विस जुड़ी हुई है, कोई ऐसा सामान नहीं होगा जिसमें सर्विसेज ना हो। लेकिन कहा गया इफ द ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू द गुड्स देन इट इज नॉट अ केस ऑफ सर्विसेज। अब समझ में आई बात? अब चाहे आप गुड्स को खरीदो या बेचो, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदो या बेचो, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स को खरीदने बेचने की बात करते हो वहां पर इट शैल नॉट इंक्लूड दिस ट्रांजैक्शन। विच वन ट्रांजैक्शन? if the transaction belongs to the sale of goods or transfer of title to the goods, or it is a case of transfer of title to the immovable property. Is it clear? चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करना हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करना हो, दोनों केसेस में ये हमारा सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि ये सर्विस है ही नहीं, ये सर्विस है ही नहीं, सर्विस की डेफिनेशन से ही इसको बाहर कर दिया गया। तो सेल ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स और इमूवेबल। जब आप लोग सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन देखते हो ना, जब तुम लोग पढ़ोगे या कुछ लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे CST और वैट, तो उसमें तुम लोग डीम्ड सेल की बात करोगे। डीम्ड सेल, डीम्ड सेल कौन सी सेल? एक होती है कन्वेंशनल सेल और एक होती है डीम्ड सेल। एक होती है कन्वेंशनल सेल और एक होती है डीम्ड सेल। तो हम लोग उस समय आपको बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड सेल। अगर वो वहां पर नहीं लिखा होता तो तुम लोग कहते दत्त सेल थोड़ी है, लेकिन उसको सेल माना गया है। और बेटा अगर सेल मान लिए हो तो सर्विस तो मत मानो, अगर सेल मान लिए हो तो फिर सर्विस क्यों मान रहे हो? दो में से कोई एक चीज होगी, या तो सेल या सर्विस, दोनों भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। होटल में खाना खाने जाते हो तो वहां सर्विस टैक्स भी लगता है, वैट भी लगता है, दोनों लगता है, आएंगे उस केस में। लेकिन यहां पर सेल ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, डीम्ड सेल हो तो क्या वो सेल ऑफ गुड्स ना माने? मान लो, इफ इट इज अ केस ऑफ डीम्ड सेल्स। हायर परचेज हो गया, लीज एग्रीमेंट हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आएंगे देखेंगे उसमें, आने दो। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, कोई दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं दिमाग में रखो, तुम लोग का कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होगा। लेकिन अगर अभी तुरंत कुछ पूछोगे तो आई एम अनेबल टू टेल यू द क्लियर आंसर, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सर्विस टैक्स और गुड्स एक्ट राइट नाउ, एवरी कंसेप्ट। जब एक बार हर चीज जान जाओगे तो उस समय मैं बताऊंगा, देखो उसमें ये कंसेप्ट है, उसमें ये कंसेप्ट है, ऑटोमेटिकली यू विल बाइफर्केट द थिंग्स इन ईजी वे। दूसरा, अ ट्रांजेक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम। ढंग से सुनना, ट्रांजेक्शन इन मनी, सर सेल ऑफ गुड्स और रिमूवेबल प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया, डीम्ड सेल भी समझ में आ गया, जिनको हमने सेल माना हुआ है सेल्स टैक्स में। लेकिन बात नहीं समझ में आ रही ट्रांजैक्शन इन मनी। मैंने उसको कहा, किसको, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं पूछे, उसका पूछे, अजय। तुम्हारा नाम कैसे अजय हो गया? तो अजय ना, अजय से मैंने कहा ये लो 500 रुपए, इसका छुट्टा करा कराओ। अगर ये 25-25 का नोट लाएगा तो कितना नोट लाएगा?
अच्छा नहीं आता तो एक आदमी दुकानदार के पास गया, कहा ये 700 का छुट्टा देना, तो उसने कहा 7-7 रुपए के चल जाएंगे। तो दोनों एक से एक बढ़कर गपोड़ी है। देखो इधर देखना, तो ट्रांजैक्शन मनी, मैंने इसको कहा ये लो 500 रुपये, इसका जरा फुटकर करवा करके लाओ। ये फुटकर करवा करके ले आया, 100-100 रुपये के 5 नोट ले आया। सर्विस टैक्स कटेगा या नहीं? नहीं। ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, सामने वाला सर्विस दे रहा है, पैसे के बदले पैसा, लेकिन क्या कुछ चार्ज किया उसने? तुम लोग फुटकर लेते हो ना मार्केट से, नहीं लेते हो क्या? वो कुछ रख लेता है, सर्विस टैक्स लेगा, तो कहोगे वापस दो, नहीं करवानी सर्विस है कि नहीं? तो वहां पर सर्विस टैक्स नहीं लगता। ट्रांजैक्शन इन मनी है, पैसे के बदले पैसा। मैंने तुमको लोन दिया 10 लाख रुपए का, क्या सर्विस है? नहीं। क्या गुड्स का सेल है? नहीं। यहां तो कुछ जा ही नहीं रहा, सेल हो कहाँ रहा है, मुझे तो पैसा वापस मिल जाएगा। और ट्रांजैक्शन इन मनी है, प्योर प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी है, पैसे के बदले पैसा। बात समझ में आई? ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस और दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल। ना तो ये सेल का हिस्सा है ना सर्विस का हिस्सा है। इज इट क्लियर? ट्रांजैक्शन इन मनी। तो आप पहला काम करो, किसी को छुट्टा कराने के लिए दे दो, लोन दे दो, ये आपका क्या नहीं माना जाएगा? आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो बैंक से, ट्रांजैक्शन इन मनी है या नहीं? नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपए अगर वो लेगा तो 50 रुपए सर्विस चार्ज भी लेगा, कमीशन। बिना कमीशन लिए काम नहीं करेगा। तो बताओ सर्विस की वैल्यू कितनी? 50 रुपए, क्योंकि 5,000 के बदले तो 5,000 दे रहा है, बीच में चार्ज कितना कर रहा है? 50 रुपए। दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्विस। इज इट क्लियर? ये नहीं 5,000 पर टैक्स लगा देना, तो बेचारा 50 लेगा नहीं, 70 रुपये टैक्स देगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? नहीं, 700 रुपये टैक्स देगा। चलें आगे चलें, आएगा क्वेश्चन तुम्हारा, ये आएगा, एग्जाम्पल हम लेंगे, उस समय हम बताएंगे। अभी मुझको पूरा बेस क्लियर करने दो। तुमने इसने कहा कि सर लोन पर इंटरेस्ट भी तो होता है, इंटरेस्ट पर सर्विस टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, हम बताएंगे, आएगा। चलें आगे। प्योर ट्रांजैक्शन इन मनी, पैसे के बदले पैसा। इज इट क्लियर? एक और है, कोर्ट फीस और ट्रिब्यूनल फीस। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हो, वहां पर कोर्ट फीस देनी पड़ती है, ट्रिब्यूनल की फीस देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। पहले से ही तुम पीड़ित हो तभी तो कोर्ट गए हो, और दूसरा बार पीड़ित कर दिए जाओगे, वहां जाओगे तो सर्विस टैक्स लेकर। एक केस करने गए थे, फिर 2 केस करने पड़ेंगे, तो वो काम नहीं होगा। सुन लो ध्यान इधर ने, बहुत ही बोर चैप्टर चल रहा है, बहुत बोर चैप्टर है, याद रखना। बहुत गंदा चैप्टर माना जाता है ये, लेकिन सबसे बढ़िया और कमाने वाला है। जितना कमाई होती है वो सब्जेक्ट उतना बोर होता है। ऑडिटिंग, हाउ बोरिंग, लेकिन पूरी मेरी लाइफ उसी पे बीत जाएगी। सीए करने के बाद जहाँ देखो कितनी ऑडिट मिली, कहाँ ऑडिट कर रहे हो, कैसे ऑडिट कर रहे हो, केवल ऑडिट। दिन भर में मुंह से 100 बार ऑडिट निकलेगा। अकाउंट शायद नाम लो या ना लो, लेकिन दिन भर में 50 बार तो ऑडिट 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 नाम निकलता है। और जब पढ़ाई करते हैं तो ऑडिट सबसे गंदी सब्जेक्ट, पढ़ने का मन ही नहीं करता। सच सच बताना, पढ़ने का मन करता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग। उसमें क्यों चोरी चकारी ज़्यादा होती है ना ऑडिट में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को अच्छा लगेगा चोरी चकारी पढ़ने में। वो चोट्टा, वो चोरी कर लिया, वो गबन कर लिया, तो मज़ा आता है। नहीं सही है, मज़ा आता है। और उसको कैसे पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम लोग बन जाते हैं, CIA, FBI, NIA, है कि नहीं? CID बन जाना, तुम दया बन जाना। देखो इधर, तो कोर्ट फीस और ट्रिब्यूनल फीस। कोर्ट फीस और ट्रिब्यूनल फीस, एक तो हम पहले से ही दुखी हैं, चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, कोई खुशी खुशी वहां नहीं जाता। जब भी वो फाइट करते हैं वो दुखी दुखी रहते हैं, है कि नहीं? तुम किससे फाइट कर रहे हो, इतने दुखी हो? आज क्लास स्टार्ट होने के पहले बच्चा बोल रहा है सर आज हम नहीं कर पाएंगे क्लास, तो मैंने इसको चेतावनी दी कि सावधानी हटी तो घटना घटी। हाँ, तो एग्ज़ाम सामने है, सावधानी पूर्वक चलो, दाएं बाएं देख लो। देखो इधर,
कोर्ट फीस और ट्रिब्यूनल फीस। अरे कोर्ट फीस फिर हम लोग टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, सर्विस टैक्स, इवन दो दे आर प्रोवाइडिंग अस द सर्विसेज, बट दीज आर नॉट दोज टाइप ऑफ सर्विसेज ऑन विच द सर्विस टैक्स शुड बी लेविड। हाँ या ना, एक्सक्लूसिवली इसको यहाँ से हटाया गया। अच्छा हम एम्प्लॉयर हैं और तुम एम्प्लॉई हो, क्या तुम हमें सर्विसेज देते हो? हम एम्प्लॉयर हैं और तुम एम्प्लॉई हो, क्या तुम सर्विस देते हो हमें? हाँ, तो सर्विस टैक्स लगना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर टैक्स लगने लगेगा बेचारे तो वैसे ही मारे जाएंगे। 10,000 रुपये सैलरी नहीं मिलेगी, 1400-1500 रुपये टैक्स लग जाएगा उनका हर महीने। कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और बच्चों को खिलाएगा क्या? तो कहा गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज को यहाँ से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया, शैल नॉट इंक्लूड सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय। सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय, समझ में आई बात? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, ये अलग कर लोगे अब। सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाई अ पर्सन टू अनदर एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विसेज बट शैल नॉट इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, डीम्ड सेल, कोर्ट फीस, ट्रांजेक्शन इन मनी एंड द लास्ट सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। इज इट क्लियर? इन चीज़ों को अलग कर लो, ये सर्विस टैक्स के दायरे में आएंगे ही नहीं, क्योंकि सर्विस माने ही नहीं जाते, और जब सर्विस माने ही नहीं जाएंगे तो सर्विस टैक्स के दायरे के बाहर है। यानी जब भी अब हम किसी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करेंगे तो वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल है MP MLA जो हमारे होते हैं, उनको केंद्र सरकार से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया रहता है, उनको सैलरी मिलती है हर महीने। बताओ क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं? नहीं है, सैलरी पा रहे, एम्प्लॉय नहीं है। अगर एम्प्लॉय नहीं हैं तो इसका मतलब वो इसमें किसी में शामिल नहीं है, और अगर इसमें शामिल नहीं हैं तो इसमें शामिल हैं, और अगर यहाँ शामिल हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कहा गया नेता है ना, उन्होंने अपनी नेतागिरी का फायदा उठाया। इंक्लूड्स MP MLA MLC और एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पाता है और उसके लिए उसको कोई सैलरी दी जाती है तो उसको उस सैलरी को भी हम शामिल नहीं करेंगे, even though there is no relationship between both of them as an employer employee, but will be taken as a employee। हाँ या ना, like employee। is it clear? टैक्स नहीं लगेगा। आप बताओ MP MLA की सैलरी पर टैक्स लगेगा? नहीं सर, अब नहीं लगेगा। डायरेक्टर है कंपनी का, एम्प्लॉय है, टैक्स नहीं लगेगा, बात खत्म हो गई। अब इनकम टैक्स की बात यहां मत करो, हर टैक्स को अलग अलग तरीके से देखो। तुमने यहां पर एंटरटेनमेंट टैक्स देते हो, नहीं तुम यहां एंटरटेनमेंट टैक्स देते हो, दांत तो दिखाते ही हो, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं देते। अब उसको यहाँ शामिल मत कर लो। सर आज पिक्चर नहीं जाएंगे, वो तो यहीं देख ली। एक बंदा दूसरे बंदे को सर्विस देगा, एक बंदा खुद सर्विसेज नहीं यूज कर सकता। जरा एग्जाम्पल देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे? सुनना, इस कंसेप्ट का सरकार को बहुत बड़ा घाटा हुआ एक जगह, और उसके बाद अमेंडमेंट लाया गया। कहा जाता है ये AOP है, ये BOI है, और ये इसके मेंबर्स हैं। पक्का? ये क्लब चलाते हैं, और क्लब में इन्होंने मेंबर्स जोड़ रखे हैं।
अब चाहे इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, चाहे गेम करना हो, या कुछ भी कुछ भी एक्टिविटी करनी हो, सो दैट दे कैन एंटरटेन देयर members or they can provide their members services, different type of services they can provide. But this AOP or BOI is not in organized way, means this is an unregistered AOP BOI. ये कोई registered AOP BOI नहीं. अब कहा जाता है अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगा तो ये उसका स्टेटस है और ये उसके मेंबर्स हैं, हम दोनों को एक मान लेंगे, हम दोनों को एक मान लेंगे, क्योंकि आप टैक्स चोरी करने का काम करते हो. हम अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे तो आप टैक्स चोरी करना स्टार्ट कर दोगे. हम दोनों को क्या मानते हैं? एक मानते हो. और अगर एक मान लोगे दोनों को, यानी मेंबर्स एंड देयर मेंबर्स आर नॉट डिफरेंट, AOPBOI और देयर मेंबर्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर सिंगल. That would be constitute a single entity और सिंगल पर्सन. उनको हम सिंगल पर्सन मानते हैं और उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं. इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम इनको अगर सिंगल पर्सन मानते हैं तो यहां पर आकर मामला फंस गया, क्योंकि यहां पर एक बंदा दूसरे को सर्विस देगा. तो अगर आप दोनों को एक मानते हो और ये अपने मेंबर्स को सिगरेट पिलाने और दारू पिलाने का काम करता है, तो क्या अलग अलग माना जाएगा या एक माना जाएगा? अगर एक मान लोगे तो टैक्स कहाँ दे पाओगे, क्योंकि कैरिड आउट बाई वन पर्सन टू अनदर. आप एंजॉय करवाने का काम करते हो, आप इंफॉर्मेशन देने का काम करते हो, सेमिनार्स अटेंड करवाने का काम करते हो, वो सब करते हो. अगर एक मान लिया जाएगा तो वहां सर्विस टैक्स नहीं लग पाएगा, क्योंकि बाकी एक्ट्स में आपने नॉर्मल लॉ में बोला है कि हम एक मानेंगे, इनकम टैक्स में हम एक मानेंगे, लेकिन यहां पर आकर के क्या बोले आप? अलग अलग मानेंगे. क्योंकि एक मानोगे तो फिर सर्विस टैक्स लगेगा ही नहीं. हर आदमी अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगा, अनइनकॉर्पोरेटेड वे में काम करेगा. बात समझ में आई? तो कहा गया अनऑर्गेनाइज्ड और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ AOP और BOI will be treated as separate entity from their members. Is it clear? Now they are to be treated as two distinct persons. This is an exceptional case. This is an exceptional case. अब आते हैं दूसरा एक्सेप्शनल केस देखते हैं. एक एक्सेप्शनल केस समझ में आया? सर्विस टैक्स अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया, एक्सक्लूड्स या एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. जो हमारा सर्विस टैक्स लगता है नॉट टू अप्लाई इन जम्मू एंड कश्मीर. और जब JNK में नहीं लगता तो हम इसको नॉन टेरिटोरियल एरिया बोलते हैं. बात समझना. जब सर्विस टैक्स लगता ही नहीं, हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद अगर उस पर सर्विस टैक्स नहीं लग रहा तो नॉन टैक्सेबल एरिया या नॉन टेरिटोरियल एरिया. हाँ या ना? मैंने वर्ड गलत लिख दिया है. नॉन टैक्सेबल एरिया या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. अच्छा, नॉन टेरिटोरियल वैसे ही गलत हो गया था. चलो, नॉन टैक्सेबल एरिया या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इसको हम क्या नाम देंगे? JNK को नॉन टैक्सेबल एरिया. सर्विस टैक्स के लिए, सबके लिए नहीं, केवल सर्विस टैक्स के लिए. ढंग से सुनना जो मैं अब एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, और तुम लोग हमें बताओगे. फिर मैं कहानी शुरू करूँगा. पहले तुम लोग आंसर दोगे अपने अपने दिमाग से, फिर मैं एक नई कहानी शुरू करूँगा. ये मैं हूँ और मेरी एक ऑफिस दिल्ली में. ये मैं हूँ और मेरी एक ऑफिस अब बताओ टैक्स कैसे लगेगा? क्योंकि मैं
टैक्सेबल टेरिटरी में भी हूँ और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में भी। हमने आपसे कहा कि हमें वो रीज़न बताइए कि हम दिल्ली में भी मेरा ऑफिस है और जम्मू एंड कश्मीर में भी है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर नॉन टैक्सेबल एरिया है तो मेरे एक ही ऑफिस है, यहां भी उसी नाम से, वहां भी उसी नाम से। तो एक बिजनेस है या दो? एक बिजनेस है या दो? दो। दो। अब यहां पर हमको एक ना मान करके दो माना जाएगा, कहा जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि ये दिल्ली का बिजनेस किसी और का है और J&K का बिजनेस किसी और का है। आई विल बी ट्रीटेड एज टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, आई विल बी ट्रीटेड एज अ टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज। आई विल नॉट बी काउंटेड एज वन, आई विल बी काउंटेड एज टू। इज इट क्लियर? अरे बोलना। तो हमको, अच्छा मेरी एक ऑफिस कानपुर में भी है, अब बताओ कितनी एंटिटी? दो। एक टैक्सेबल एरिया के लिए और एक नॉन टैक्सेबल एरिया के लिए दो, तीन थोड़ी हो जाएंगी। इज इट क्लियर? अब बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सेप्शन दिया था जहां पर दो को एक माना जाता है। अभी इसके पहले मैंने क्या बोला था? दो को एक माना जाता है। वाह रे वाह, तुम लोग की पढ़ाई। थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बताया था कि बाकी लॉज में एक माना गया है, सर्विस टैक्स में दो माना गया है, यहां पर भी एक को दो ही माना गया है। अब बात समझ में आई? इज इट क्लियर? AOP BOI और उसके मेंबर्स एक माने जाते हैं, लेकिन सर्विस टैक्स के लिए दोनों अलग अलग माने जाएंगे। दो एरियाज में मेरा बिजनेस है, दोनों में हमको एक माना जाना चाहिए क्योंकि मेरा ही बिजनेस है, उसी नाम से है, वही काम है, लेकिन चूंकि एक टैक्सेबल टेरिटरी में है और एक नॉन टैक्सेबल एरिया में है तो सेपरेट मान लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? बस एक क्वेश्चन का आंसर हम आज आप लोगों को दे दें और इस क्लास को चलता फिरता करते हैं, ठीक है ना? वो सवाल का है कि सर वाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, वाई इन रेस्ट ऑफ इंडिया, वाई टू एक्सक्लूड जम्मू एंड कश्मीर? नहीं जानना चाहते हो? मालूम है तो बता दो हमको। हम धारा 370 में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। हम अपने काम की चीज बताएंगे केवल नॉर्मल वे में, कहानी बताएंगे केवल। अब आते हैं, सुन लो, वही बतानी है। राजा हरि सिंह थे, जब देश आज़ाद हुआ था तो छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, छोटे छोटे राजा महाराजा थे। एक कहता था हम छत्तरपुर के राजा हैं, तो कहता था एक हम इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, है कि नहीं? और एक कहता था नागौर के राजा हैं, तो एक कहता था हम यहाँ के नवाब हैं, तो हम यहाँ के सुल्तान हैं, तो हम यहाँ के शहनशाह हैं। सब छोटे छोटे 5-10 किलोमीटर की रियासतें लेकर चलते थे और उसी में अपना शहर बना लेते थे और अपने को राजा महाराजा बोलते थे। लेकिन हाँ, इन टोटलिटी दे वेर एक्सेप्टिंग दैट यस दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं इंडिया बाद में और अपनी रियासत पहले रहती थी और आपस में ही लड़ मरते थे। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले उन चीज़ों को क्या किया गया, जो छोटी छोटी रियासत थी सबको मिलाया गया, जितने भी रूलर्स थे सबको क्या किया गया, हिंदुस्तान में शामिल किया गया। उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, प्यार से माना तो ठीक, नहीं तो ज़बरदस्ती। बचा लास्ट में हम लोग का ये जम्मू एंड कश्मीर। जैसे ही हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तो अभी भी एक रियासत तो अलग ही थे, जुड़ रहे थे सारे हिंदुस्तान में, पार्ट उस समय प्रोसेस चल रहा था जोड़ने का, आया ना? जैसे ही हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ उसने तुरंत आक्रमण कर दिया, किस पर? जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। तो वहाँ के राजा हरि सिंह यहाँ आए, बोले कि भाई रक्षा करो, यहाँ सपोर्ट करो, हमको इनसे आज़ादी चाहिए। तो यहाँ की सेना गई, सपोर्ट की और उसके बाद अपना अपना ऑक्यूपाइड हुआ, अंदर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडिया के साथ उनका। लेकिन हाँ, राजा हरि सिंह चाहते थे कि जो हमारी रियासत है उसके नागरिक हमेशा सर्वसंपन्न रहें, स्वर्ग है कश्मीर, ऐसा ना हो बाहरी लोग इंट्रूडर की तरह आ जाएं और ख़राब कर दें, पॉल्यूट कर दें इस एरिया को।
तो उसने कहा कि बाहरी अगर कोई भी टैक्स लगेगा, दूसरे लोग अगर तुम जम्मू कश्मीर में जगह खरीदना चाहो, यू आर नॉट कैपेबल टू बाय योर लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये अलाउड नहीं। ठीक, इसी तरह आप बिजनेस करो, आप एक घर के इंसान की तरह हो, एक घर की तरह जैसे बाकी हिंदुस्तान वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन सरकार अगर कोई भी टैक्स लगाएगी तो वहाँ के स्पेशल परमिशन के बिना नहीं लगा सकती, एवन दो इट इज़ अ केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा रही है, सेंट्रल जीएसटी लगा रही, कुछ भी लगाएगी, मतलब कोई भी सेंट्रल लेवल का टैक्स भी वहाँ तभी इम्पोज होगा जब वहाँ की पर्टिकुलर रियासत हाँ कर दे, यानी कि वहाँ का पार्लियामेंट। अगर वो ना कर देता है तो नहीं लगेगा। लेकिन इस केस में वहाँ के लोग, वहाँ की पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ, विधानसभा ने क्या कर दिया, मना कर दिया। पक्की बात है ना, क्लियर है। तो वहाँ पर ये टैक्स नहीं अप्लीकेबल हो पाया। तो हमारा सर्विस टैक्स अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। कौन टैक्स बर्दाश्त करता है, सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रिसीवर? टैक्स कौन बर्दाश्त करता है, सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रिसीवर? सर्विस रिसीवर। ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रिसीवर है। अगर ये J&K में है और ये दिल्ली में है तो क्या इस पर टैक्स लग जाएगा? क्योंकि टैक्स लेना पड़ेगा। इनसे हम 10,000 रुपये की फीस भी लेंगे और 1,500 रुपये का सर्विस टैक्स भी लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, हम इनसे टैक्स नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? पक्की बात है। अगर सर्विस रिसीवर J&K का, सर्विस प्रोवाइडर J&K का, तब तो कोई इशू ही नहीं है, ना सर्विस आएगी ना जाएगी, झंझट खत्म। प्रॉब्लम तो उस समय स्टार्ट होती है जब सर्विस रिसीवर दिल्ली का और सर्विस प्रोवाइडर, तो क्या सर्विस टैक्स लग जाएगा? लग जाएगा, क्योंकि टैक्स असल में कौन अपनी जेब से देगा? तो दिल्ली पर तो लगता है, यहाँ के सर्विस रिसीवर्स को टैक्स देना पड़ेगा। अब बात समझ में आई? पहले वाले केस में राजा हरि सिंह की बात याद रखो, उसने कहा था हम अपने लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देने देंगे अगर उनकी परमिशन ना हो तो एक्चुअली तो सर्विस रिसीवर को अपनी जेब से टैक्स देना पड़ता है ना। सर्विस प्रोवाइडर इज वर्किंग लाइक एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ही कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम द सर्विस रिसीवर एंड पे इट ऑफ टू द गवर्नमेंट, दैट्स इट। ही इज लाइक अ मीडिएटर, he is not paying it out from his own pocket, he is just collecting from the service receiver and paying to the government, that's it। ये काम करता है सर्विस प्रोवाइडर। तो इसको तो जेब से कुछ नहीं जाना, जेब से तो इसके जाना है। पीड़ित होगा कौन? सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर। तो कहा गया जम्मू एंड कश्मीर के सर्विस रिसीवर्स को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि कौन अपनी जेब से नहीं देगा टैक्स? सर्विस रिसीवर। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। इज इट क्लियर? थैंक यू बच्चों।